हेलो एवरीवन। आज हम डिफेंस रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस एचसीएस, एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस सब एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के दो फायदे होते हैं। एक तो आपको डायरेक्टली पता चलता है कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपको कवर करने हैं, या फिर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और ये आपको एक स्पेशल एज देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसके साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल इनमें से कौन सी है? नाग हमारी एंटी टैंक मिसाइल है, जो फायर एंड फॉरगेट टाइप की एंटी टैंक मिसाइल है, जिसकी रेंज 4 किलोमीटर्स तक है, और ये नाइट्रा अमाइन नाम का प्रोपेलेंट यूज करती है, जिसे स्मोकलेस प्रोपेलेंट बोला जाता है। जब इसे शूट किया जाता है तो दूर से इसको ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पीछे जो स्मोक ट्रेल होती है वो बहुत छोटी होती है, और इस वजह से ज़्यादा डेडली है। अग्नि हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश हमारी सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसकी रेंज कुछ 30 किलोमीटर के आसपास है। और वज्र वज्र हमारी एक हॉविट्जर गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाका और निशांत को मैच करना है। पृथ्वी हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। त्रिशूल हमारी जिस तरीके से आकाश है, त्रिशूल आकाश से पहले प्लान की गई थी, ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज बस 9 किलोमीटर होती थी, इस वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है कि इसकी इतनी ज़्यादा यूटिलिटी अभी है नहीं। तो जो त्रिशूल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। पिनाका, पिनाका हमारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ये व्हीकल है जिससे रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। और जो निशांत है वो एक इंस्पेक्शन व्हीकल है, बैटलफील्ड इंस्पेक्शन व्हीकल। तो इन सब ऑप्शंस को अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मिसाइल नहीं है? अग्नि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, पर जो पिनाका है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सबसे पहले त्रिशूल हमने प्लान की थी सरफेस टू एयर के लिए, उसके बाद आकाश जो अब भी ऑपरेशनल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, और इसके बाद हम बराक मिसाइल जो इसराइल के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं, उसकी रेंज मिनिमम रेंज 70 किलोमीटर्स है, आकाश 30 किलोमीटर्स, और जो बराक की रेंज है वो 70 किलोमीटर से तो शुरू होती है, और डिफरेंट वेरिएंट से उसकी रेंज बढ़ती रहती है 70 किलोमीटर के बाद भी। तो इसराइल के साथ मिलकर हम बराक मिसाइल भी डेवलप कर रहे हैं, जो एयर डिफेंस में हमारी मदद करती है। भारत की सरफेस टू एयर मिसाइल इनमें से कौन सी है? अग्नि सरफेस टू सरफेस, नाग एंटी टैंक, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस, और जो त्रिशूल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल होती थी। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? आप देखते ही बता सकते हैं कि जो नाग है वो एंटी टैंक मिसाइल है, ये करेक्टली मैच्ड है। त्रिशूल और जो पृथ्वी है उसके ऑप्शंस को इंटरचेंज किया गया है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है, और जो पिनाका है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, वो एयरक्राफ्ट नहीं है। इनमें से कौन सी भारत की सरफेस टू सरफेस डिफेंस मिसाइल है? सरफेस टू सरफेस डिफेंस मिसाइल इनमें से जो नाग है वो एंटी टैंक है, आकाश है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, त्रिशूल भी सरफेस टू एयर मिसाइल है, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी सरफेस टू सरफेस डिफेंस मिसाइल है। पृथ्वी के भी 3 वेरिएंट्स हैं, एक आर्मी के लिए, एक नेवी के लिए, एक एयरफोर्स के लिए। आगे हम इसके वेरिएंट्स को भी देखेंगे। मैच करना है त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि और नाग को। त्रिशूल हमने देखा सरफेस टू एयर मिसाइल होती थी 9 किलोमीटर रेंज के साथ, जिसको आकाश ने रिप्लेस कर दिया 30 किलोमीटर रेंज के साथ। और आकाश को अब आकाश के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है, जो बराक जो मिसाइल है वो 70 किलोमीटर की रेंज से शुरू होती है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। जो पृथ्वी मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल में आती है। अग्नि है, ये इंटरमीडिएट रेंज में भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में भी है, और मीडियम रेंज में भी है। अग्नि के लगभग 5 वेरिएंट हैं, तो वो डिफरेंट जो रेंज है उनकी उनमें आते हैं, तो इंटरमीडिएट रेंज में भी अग्नि एग्जिस्ट करती है। नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है, तो अगर हम मैच करते हैं तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। ये निर्भय मिसाइल के बारे में पूछा गया है।
2017 में ही इसे टेस्ट किया गया था और 2017 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। निर्भय के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो ये बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये अग्नि की तरह बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये ब्रह्मोस की तरह क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो पत्थर की तरह, जैसे पत्थर फेंकते हैं वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, उसे बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। और जो एरोप्लेन की तरह सरफेस के साथ साथ आगे बढ़ता है, जो सरफेस के ऊपर तैरते हुए जाता है, उसे क्रूज मिसाइल बोलते हैं, इसीलिए उसे क्रूज बोला जाता है। तो ये एक पहली बात तो ये क्रूज मिसाइल है। दूसरी, ये सबसोनिक है, इसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कम है। जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड की चीज़ें होती हैं उन्हें सुपरसोनिक बोला जाता है, जो साउंड की स्पीड से कम स्पीड की होती हैं उन्हें सबसोनिक बोला जाता है। तो जो निर्भय है वो क्रूज मिसाइल है, सबसोनिक है, भारत ने खुद से डेवलप की है, इंडिजिनस है। किसने डेवलप की है? ये डीआरडीओ ने डेवलप की है और इसकी रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। 1000 किलोमीटर के साथ ये 300 किलो वॉर हेड को कैरी कर सकती है। और इसके बराबर की जो मिसाइल्स हैं ये हमने क्यों डेवलप की है? क्योंकि पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल थी और यूएसए के पास टोमाहाक नाम की मिसाइल है। ये दोनों भी इसी के कंपैरिजन की मिसाइल है, इसलिए हमने निर्भय को डेवलप किया है। 700 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर की हमारे पास अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइल्स हैं, पर क्योंकि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, क्रूज मिसाइल नहीं है, तो हमने निर्भय को डेवलप किया है जिसकी क्रूज कैपेबिलिटी है। क्रूज करने का ये फायदा होता है कि उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो सरफेस के साथ साथ चलती हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती हैं, तो उसको टारगेट करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने निर्भय को डेवलप किया है। ऑप्शंस को अगर देखते हैं, इट कैन डिलीवर वॉर हेड्स टू अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है, 1000 किलोमीटर से इसकी रेंज है। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है, ये भी करेक्ट है। इफेक्टिव काउंटर है बाबर मिसाइल के लिए जो पाकिस्तान के पास है, ये भी करेक्ट है। और ये एक सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये सबसोनिक मिसाइल है, इसकी साउंड की स्पीड से इसकी स्पीड कम है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछा गया है। अस्त्र मिसाइल ये अकेली मिसाइल है जो अब तक हमने जितने मिसाइल्स पढ़ी हैं जो एयर टू एयर मिसाइल है, इसका मतलब ये फाइटर जेट्स के ऊपर लगाई जाती है और इसे बीवी रैम बोला जाता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है जिसकी रेंज 80 किलोमीटर्स तक होती है। और क्योंकि इंडिजिनसली डेवलप की गई है तो ये डीआरडीओ ने डेवलप किया है अस्त्र मिसाइल को। तो इसके ऑप्शंस को अगर देखते हैं, एयर टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल है, जी हाँ ये करेक्ट है। इंडिजिनसली बिल्ट बाय डीआरडीओ है, ये भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन आपके लिए अभी काम का नहीं है क्योंकि ये उस वक्त करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, तो थर्ड ऑप्शन इग्नोर कर सकते हैं। फोर्थ है इट हैज़ कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय अप टू 90, ये इनकरेक्ट है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 80 किलोमीटर्स है। तो अस्त्र मिसाइल 80 किलोमीटर फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जो डीआरडीओ ने बनाई थी। भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो इंडिजिनसली डीआरडीओ ने बनाई है, आपने अभी देखा, वो अस्त्र मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल के बारे में पूछा गया है कि ये किस तरीके की मिसाइल है। ये एयर टू एयर मिसाइल है जिसे फाइटर जेट्स के ऊपर लगाया जाता है। एयर टू एयर मिसाइल के बारे में फिर से पूछा गया है, तो अस्त्र मिसाइल आपके पास ऑप्शंस में भी आ सकता है, अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है तो ऑप्शंस में हो सकता है, तो एलिमिनेशन में ये हेल्प करेगा। अस्त्र एक एयर टू एयर मिसाइल है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, तेजस एक लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और जो वज्र है वो हाविट्जर गन्स है। कौन सा मिसाइल प्रोग्राम है जिसे डीआरडीओ ने अब बंद कर दिया है? त्रिशूल मिसाइल प्रोग्राम है जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये सुपरसोनिक सरफेस टू एयर मिसाइल होती थी जिसकी रेंज 9 किलोमीटर थी, पर उसके बाद हमने आकाश को डेवलप किया जिसकी रेंज 30 किलोमीटर्स है। और आकाश के बाद अब हम बराक मिसाइल्स इजराइल के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं जिसकी मिनिमम रेंज ही 70 किलोमीटर से शुरू होती है। तो इसलिए हमने त्रिशूल को छोड़ दिया इस प्रोग्राम को बीच में। शॉर्ट रेंज मिसाइल त्रिशूल है, वो किस तरीके की मिसाइल होती थी? ये सुपरसोनिक मिसाइल होती थी। इनमें से शॉर्ट रेंज मिसाइल कौन सी हैं? अग्नि, अर्जुन, नाग और पृथ्वी। अर्जुन तो मिसाइल ही नहीं है, अर्जुन एक बैटल टैंक है, तो अर्जुन टैंक का नाम है। और भीष्म भी एक टैंक का नाम है, तो अर्जुन और भीष्म आप याद रख सकते हैं।
अग्नि सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी बहुत सारी रेंज है, ये मीडियम, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक रेंज तक भी अग्नि होती है। तो इस शॉर्ट रेंज में अग्नि नहीं आती है, मीडियम रेंज से ये शुरू होती है। नाग 4 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो ये शॉर्ट रेंज में रहेगी। पर मिसाइल्स के तरीके से देखा जाए तो पृथ्वी भी शॉर्ट रेंज में आती है। इनमें से मोस्ट करेक्ट आंसर अगर देखना हो तो आप नाग मारेंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर सबसे कम रेंज की इसकी रेंज है। पर पृथ्वी भी शॉर्ट रेंज में आती है, तो ये डिस्प्यूट किया जा सकता था। तो इसका आंसर तो होगा नाग और पृथ्वी दोनों। नाग का 4 किलोमीटर रेंज है। पृथ्वी वन जो बनाई गई थी उसकी 150 किलोमीटर रेंज होती थी। अग्नि वन है, उसकी जो सबसे पहले अग्नि बनाई गई थी उसकी 700 किलोमीटर से रेंज शुरू होती है। अर्जुन एक टैंक है। पृथ्वी वन जो बनाई थी 150 किलोमीटर है। इसकी एयर और जो नेवी वर्जन है उसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा नाग और पृथ्वी। अग्नि किससे रिलेटेड है? ये एक मिसाइल है जो इंडिया ने डेवलप की है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट एक इंडियन नेवी का फास्ट अटैक क्राफ्ट है। इनफैक्ट का INFAC यही बोलता है, इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट, तो ये करेक्ट है। टाइफा इज़ अ कंप्यूटर वायरस, ये उस वक्त के करंट अफेयर्स में रहा होगा, तो ये करेक्ट है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ब्रह्मोस इंडिया और रशिया के द्वारा जॉइंटली डेवलप की गई थी। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है, सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, क्रूज मिसाइल है। रैमजेट इसका इंजन टाइप है, और ब्रह्मोस को भारत और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया है। इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन है वायरस कैनॉट रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये इनकरेक्ट है। वायरस अननोइंगली हेल्प कर सकता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनको वायरस डिकम्पोज कर सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वायरस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को हमेशा बढ़ाए ही। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। C-130J सुपर हरकुलस वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड एयरलिफ्टर है जो इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है। तो ये उसने कहाँ से प्राप्त किया है? C-130J सुपर हरकुलस अमेरिका से हमने लिया है, USA से, और ये लोकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया जाता है ये वाला एयरक्राफ्ट। इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट एयर टू एयर रिफ्यूलर है? एयर टू एयर रिफ्यूलर हमारा मार्स एयरक्राफ्ट है, मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम जिसे बोला जाता है, और वो हमने रशिया से लिया था, जिसका नाम इल्यूशिन 278 है। तो जो इल्यूशिन 278 ऑप्शन डी है वो हमने रशिया से लिया है, और उसको हम इंडियन एयरफोर्स मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम मार्स बोलते हैं। तो इल्यूशिन 278 रिफ्यूलर है इंडियन एयरफोर्स का। इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट नहीं है? सारथ है जो BMP-2, ये एक एयरक्राफ्ट नहीं है, बाकी सब के सब एयरक्राफ्ट्स हैं। BMP-2 एक एम्फीबियस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है। एम्फीबियस होता है कि लैंड पे भी और पानी पे भी ये हेल्प कर सकता है लड़ाई में। ये हमने रशिया से लिया है, और इंडिया ने जब इस BMP-2 को लिया तो इसका नाम सारथ रखा था। तो ये एयरक्राफ्ट नहीं है, ये एम्फीबियस व्हीकल है जो फाइटिंग में हेल्प करता है इन्फेंट्री को पानी और धरती के ऊपर। जगुआर, डॉर्नियर और मिग, ये तीनों के तीनों एयरक्राफ्ट्स हैं। मैच करना है लिस्ट को, अरिहंत, अवाक, एटलस और नाग को। नाग के बारे में हम जानते हैं, एंटी टैंक मिसाइल है, 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है ये। अवाक एक इसराइल के द्वारा डेवलप किया गया एयरफोर्स के लिए एक फाल्कन है। अवाक होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, अगर कोई एयर अटैक होता है तो उसके लिए। इसराइल डेवलप्ड फॉर द एयरफोर्स। नाग एंटी टैंक मिसाइल है, ऑप्शन 2। जो अरिहंत है, अरिहंत हमारा न्यूक्लियर सबमरीन है। ये फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारा है, INS अरिहंत। और जो एटलस सेंचुअर है, ये अमेरिका का क्रायोजेनिक रॉकेट है। एटलस सेंचुअर पहला ऐसा रॉकेट है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था।
तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अरिहंत सबमरीन, अवाक इजराइल के द्वारा डेवलप किया गया एयर डिफेंस सिस्टम, एटलस सेंचुरी क्रायोजेनिक इंजन और नाग एंटी टैंक मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडिया? आईएनएस चक्र और आईएनएस अरिहंत हमारे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। आईएनएस अरिहंत हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड इंडिजिनस सबमरीन था और आईएनएस चक्र भी सबमरीन है। इनमें से कौन सा सबमरीन है इंडियन नेवी का? आईएनएस सिंधु रक्षक डीजल सबमरीन था, ये न्यूक्लियर सबमरीन नहीं था। 2013 में एक एक्सीडेंट में ये डूब गया था मुंबई के तट के पास और ये हमने रशिया से लिया था, तो तब ये न्यूज़ में था 2013 में, इसलिए 2016 में पूछा गया है। पर सिंधु रक्षक एक सबमरीन था। भारत का पहला आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन इनमें से कौन सा था? आर्म्ड न्यूक्लियर सबमरीन सबसे पहला हमारा आईएनएस अरिहंत था, फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर सबमरीन। और इसके साथ ही भारत छठा देश हो गया था दुनिया में जिसने न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट कर लिया था कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते थे फ्रॉम एयर, फ्रॉम सरफेस एंड फ्रॉम वाटर। तो ये जो न्यूक्लियर ट्रायड था कि तीनों, थल सेना, वायुसेना और जल सेना, नेवी, ये तीनों तरीके से हम न्यूक्लियर कैपेबल थे। तो ये 6th इन द वर्ल्ड था इंडिया जब हमने ये अचीव किया था। और आईएनएस अरिहंत के द्वारा हम पहली बार हमने न्यूक्लियर सबमरीन डिजाइन किया था जो न्यूक्लियर कैपेबल था। इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड मिसाइल विद a रेंज ऑफ 700 किलोमीटर वाज सक्सेसफुली टेस्टेड। इसका मतलब 700 किलोमीटर की रेंज की कौन सी मिसाइल थी जिसको 2010 में टेस्ट किया गया था? जो अग्नि है उसकी रेंज, जब हम रेंज की बात करते हैं, जैसे अग्नि की रेंज आप नीचे लिखा हुआ देखेंगे 700 टू 1200, अग्नि 2 की है 2000 टू 3500। जो मिनिमम रेंज है उसी को रेंज बोला जाता है किसी भी मिसाइल का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वहीं तक होती है। तो जो अग्नि 1 होगी उसकी रेंज 700 किलोमीटर होगी, अग्नि 2 होगी उसकी रेंज 2000 किलोमीटर होगी, अग्नि 3 होगी उसकी रेंज 3000 किलोमीटर होगी, अग्नि 4 3500, अग्नि 5 5000। ऑफिशियली हम 5000 बोलते हैं अग्नि 5 की रेंज, पर इसकी रेंज 5000 से बहुत आगे तक की भी है। तो क्वेश्चन है कि 700 किलोमीटर की रेंज की जो टेस्ट की गई थी वो कौन सी मिसाइल थी? अग्नि 1 मिसाइल थी जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। पृथ्वी शॉर्ट रेंज मिसाइल है। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर्स थी, पृथ्वी 2 की 350 किलोमीटर्स थी और जो अग्नि 2 है उसकी 2000 किलोमीटर्स है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है वो कहाँ कहाँ वेरी करती है। अप टू 3000 किलोमीटर्स तक जब रेंज होती है तो वो मीडियम रेंज रहती है। 3000 से 5000 के बीच में इंटरमीडिएट रेंज बोला जाता है और 5000 से ऊपर जब रेंज हो जाती है तो उसे इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बोला जाता है। तो जो अग्नि 1 और 2 है वो मीडियम रेंज है, अग्नि 3 और 4 है वो इंटरमीडिएट रेंज है और अग्नि 5 है जो वो इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के को टच करती है, 5000 को टच करती है। What is the range of धनुष मिसाइल टेस्टेड सक्सेसफुली बाय इंडिया इन 2010? धनुष मिसाइल पृथ्वी 3 का ही एक वेरिएंट है। पृथ्वी 3 वेरिएंट है, पृथ्वी 1, 2 और 3। पृथ्वी 1 है वो आर्मी के द्वारा यूज की जाती है और जिसकी रेंज 150 किलोमीटर्स है। पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 एयरफोर्स और नेवी के द्वारा यूज की जाती है जिसकी रेंज 350 किलोमीटर्स है। पृथ्वी 3 जो नेवी यूज करती है, पृथ्वी 3 को 350 किलोमीटर्स की रेंज को, उसी का एक वेरिएंट है धनुष मिसाइल जिसे नेवी यूज करती है। तो इन्होंने पूछा कि इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज वही होगी जो पृथ्वी 3 की रेंज है, 350 किलोमीटर्स। आईसीबीएम डेवलप किया गया भारत के द्वारा जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर से ऊपर है, वो कौन सी है? 2000 किलोमीटर रेंज की हमारी जो आईसीबीएम है वो अग्नि 2 है। अग्नि 1 700 किलोमीटर, अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3000, अग्नि 4 3500, अग्नि 5 5000। तो इस तरीके से जो 2000 रेंज है वो अग्नि 2 की है। त्रिशूल की रेंज केवल 9 किलोमीटर थी, पृथ्वी की रेंज 150 किलोमीटर थी और आकाश की रेंज केवल 30 किलोमीटर है। आकाश से बेहतर हमारे पास अब बराक
मिसाइल है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से शुरू होती। पृथ्वी की 3 वेरिएशंस हैं, जिसकी पृथ्वी 1 है जो आर्मी यूज़ करती है, उसकी रेंज 150 किलोमीटर्स है। पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 जिसे एयरफोर्स और नेवी यूज़ करते हैं, उसकी रेंज 350 किलोमीटर्स है। अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर्स है। इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं किया गया है? अर्जुन एक बैटल टैंक है, इंडिजिनसली जो बनाया गया है। फाल्कन एक क्रूज मिसाइल है सप्लाइड बाय रशिया, ये इनकरेक्ट है। हमने देखा था अर्ली वार्निंग, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको फाल्कन भी बोला जाता है। इसराइल के साथ मिलके इसराइल ने इसे डेवलप किया है, जो भारत ने इसराइल से लिया है। तो जो बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि फाल्कन इसराइल के साथ मिलके अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो एयरबोर्न अटैक के बारे में हमें जानकारी देता है। बाकी सारे ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड हैं। अर्जुन एक बैटल टैंक है, सारस एक सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जो भारत ने स्वयं बनाया है, और जो सी बर्ड है वो नया नेवल बेस है कारवाड़ में। जो फाल्कन रडार सिस्टम है, जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है, वो भारत कहाँ से लेगा? तो उसे फाल्कन अवाक सिस्टम बोला जाता है। वो हमने इसराइल से लिया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, फाल्कन रडार या AWACS अवाक सिस्टम। जो बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया है? बराक के नाम में बराक ओबामा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लग सकता है कि बराक शायद अमेरिका से लिया होगा, पर बराक का मतलब, बराक एक हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब लाइटनिंग होता है। तो बराक का नाम बराक ओबामा से नहीं आया है, वो हिब्रू लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब लाइटनिंग है, और ये इजराइल से हमने अरेंज किया है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है बराक, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो आने वाली मिसाइल्स को सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ काउंटर अटैक करती है, और जो मिसाइल्स को हवा में ही ब्लास्ट करवा देती है। तो बराक सिस्टम है, ये इसराइल से हमारे पास आया है। एक आयरन डोम है जो एयर डिफेंस का सिस्टम है, वो भी इसराइल के पास है, और जो सबसे इफेक्टिव माना जाता है दुनिया में, जो एयर अटैक्स के खिलाफ काम करता है। तो जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी इसराइल के पास है, और जो बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये उसी आयरन डोम का एक पार्ट है, और वो भारत ने इसराइल से लिया है। बराक 8 मिसाइल जो डेवलप की गई है भारत के द्वारा, वो किस दूसरे देश के साथ कोलैबोरेट करके डेवलप की गई है? बराक मिसाइल सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, सरफेस से एयर में एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये हम इसराइल के साथ मिलके बना रहे हैं। जो मिनिमम रेंज है बराक की वो 70 किलोमीटर्स है। उसके अलावा जो बाकी दो वेरिएंट्स हैं उसकी रेंज 70 किलोमीटर्स से भी ज़्यादा है, 100 किलोमीटर्स, 150 किलोमीटर्स। तो जो बराक है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर डिफेंस में इसका इस्तेमाल होता है, इसराइल कंट्री से हमने लिया है। किस कंट्री के कॉपरेशन से हमने पायलटलेस हेलीकॉप्टर डेवलप किया है भारतीय नेवी के लिए? इसराइल के साथ मिलकर हमने पायलटलेस हेलीकॉप्टर डेवलप कर रहे हैं हम इंडियन नेवी के लिए, तो ये हमें याद रखना। मॉडर्न टैंक इनमें से कौन सा है? जो अर्जुन है ये मॉडर्न टैंक है, 3rd जनरेशन बैटल टैंक है, ये टोटली इंडिजिनस है जो भारत ने बनाया है। पृथ्वी टैंक है ही नहीं, पृथ्वी मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर्स है। जो आकाश है वो उसकी रेंज 30 किलोमीटर है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। जो भीम है, भीष्म जो है वो बैटल टैंक है, पर भीम बैटल टैंक नहीं है। तो अर्जुन बैटल टैंक है जिसे 3rd जनरेशन बैटल टैंक बोलते हैं। पहला इंडिजिनसली असेंबल्ड T90S बैटल टैंक का नाम क्या है? T90 टैंक हमने रशिया से लिया है, और उसको इंडिजिनसली असेंबल किया गया है, और उसका नाम भीष्म रखा गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, भीष्म हमने इंडिजिनसली असेंबल किया हुआ T90 टैंक है। T90 टैंक हमें रशिया से मिला है, और T90 T72 टैंक का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो रशिया ने डेवलप किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीष्म। अप्रॉक्सीमेट रेंज अग्नि 2 मिसाइल की कितनी है? अग्नि 2 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर्स है। जो मिनिमम रेंज होती है उसी को मिसाइल की रेंज बोला जाता है।
अग्नि 1 की 700 किलोमीटर था, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर थी, अग्नि 3 की 3000, अग्नि 4 की 3500 और अग्नि 5 की 5000 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अग्नि 4 मिसाइल के साथ के रेफरेंस में कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? अग्नि 4 सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ये करेक्ट है। इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, ये मान लिया आपको नहीं पता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मिसाइल का ये पता हो कि उसमें कौन सा प्रोपेलेंट यूज़ होता है। ऑप्शन 1 आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन 2 आपको नहीं पता है। इट कैन डिलीवर 1 टन न्यूक्लियर वॉरहेड अबाउट 7500 किलोमीटर्स अवे। अग्नि 4 की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर है, तो 7500 किलोमीटर्स तक तो ये डिलीवर कर ही नहीं सकता। तो ऑप्शन 3 तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। अगर आपको केवल ये इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड इनकरेक्ट है, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ऑप्शन 3 एलिमिनेट करते ही ऑप्शन 1 बचता है केवल, तो ए आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको केवल रेंज का पता था, इसकी वजह से आपने बाकी 3 ऑप्शंस को भी सॉल्व कर लिया है। तो जो अग्नि 4 है उसकी रेंज 3500 किलोमीटर है और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, ये सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि केवल ऑप्शन एक ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स जो अग्नि 5 मिसाइल के बारे में है वो करेक्ट नहीं है। अब हमें बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम एनी प्लेस, इट हैज़ अ फायरिंग रेंज ऑफ अप टू 5000 किलोमीटर्स, इट कैनॉट बी कैप्चर्ड बाय रडार ऑफ एनिमीज, इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली इंडिजिनस। ये जो अग्नि सिस्टम हमने डेवलप किया है, अग्नि 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी मिसाइल्स हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं। इसी के लिए हम अब्दुल कलाम को याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को हेड किया था, अग्नि मिसाइल सिस्टम को। तो ये कम्प्लीटली इंडिजिनस सिस्टम है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली कि इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली इंडिजिनस, अग्नि मिसाइल सिस्टम्स कम्प्लीटली इंडिजिनस है। उसके अलावा सबके सब करेक्ट हैं। इसको कहीं से भी फायर किया जा सकता है, इसके वेरिएंट्स को सरफेस से, एयर से, नेवी शिप्स से, सब जगह से इनको फायर किया जा सकता है। फायरिंग रेंज अप टू 5000 किलोमीटर्स है क्योंकि जो अग्नि 5 है उसकी रेंज ऑफिशियली 5000 किलोमीटर है। अनऑफिशियली बोला जाता है कि अप टू 8000 है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफिशियली 5000 ही है। इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय रडार ऑफ एनिमीज, ये क्योंकि ये बहुत फास्ट स्पीड है इसकी, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड से ये चलती है, तो इस वजह से इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड बाय रडार ऑफ एनिमी, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाता है। इंद्र इनमें से कौन सा है? इंद्र, इंडिया, रडार जो वर्ड है उसको मिक्स करके इंद्र बनाया गया है। ये इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड रडार सिस्टम है जो 2D रडार्स बोला जाता है। आर्मी और एयरफोर्स इन रडार्स को का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक रडार सिस्टम है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिजिनस इंडियन मिसाइल सिस्टम के फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन हु इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरर फादर ऑफ इंडियन मिसाइल सिस्टम, किसे बोला जाएगा? डॉक्टर अब्दुल कलाम को फादर ऑफ इंडियन मिसाइल सिस्टम बोला जाता है। उनके पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे की फुल फॉर्म अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। वो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे 2002 से 2007 के बीच में। दोबारा उनको प्रेसिडेंट बनने के लिए बोला गया था, पर उन्होंने बोला था जब ऑपोजिशन और जो गवर्नमेंट है वो दोनों एग्री करेंगे प्रेसिडेंटशिप के लिए, केवल तभी वो अपना नामांकन भरेंगे, जिसमें ऑपोजिशन ने सपोर्ट नहीं किया था और अब्दुल कलाम केवल एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहे थे, 11th प्रेसिडेंट 2002 से 2007 तक। शौर्य जो सक्सेसफुली टेस्ट की गई है डीआरडीओ के द्वारा वो क्या है? शौर्य एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। तो अब अगर आपको याद रहने लगा होगा तो अग्नि 1 की जो रेंज है वो भी 700 किलोमीटर है। पर डिफरेंस क्या है? अगर आपको 700 किलोमीटर रेंज की ही अगर आपको मिसाइल चाहिए थी तो अग्नि थी आपके पास। शौर्य की खास बात यह है कि ये कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल है।
कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल का मतलब है कि इसको एक सिलेंडर के अंदर डाल के रखा जा सकता है, और अगर आप कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप उनको अच्छे से कैमोफ्लेज करके धरती के अंदर गाड़ के रख सकते हैं कि जिस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी मिसाइल सिस्टम की, उस दिन आपके पास इंस्टॉल्ड मिसाइल्स मिलेंगी, और वो बहुत ही टेक्टिकल एडवांटेज मिलिट्री को देती है। तो इस वजह से शौर्य अग्नि से हल्की सी डिफरेंट है, क्योंकि ये कैनिस्टर बेस्ड है। ये शॉर्ट रेंज है क्योंकि 700 किलोमीटर इसकी रेंज है। 100 किलोमीटर्स के पेलोड को ये लेके जा सकती है। एक्सट्रीमली हाई स्पीड है क्योंकि ये हाइपरसोनिक है, 7.5 मैक की स्पीड से चलती है। 1 मैक होता है, 1 मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड। अगर 1 मैक से ज़्यादा साउंड होती है तो उसे बोला जाता है सुपरसोनिक, और अगर 5 मैक से शायद ऊपर, 7 मैक या 5 मैक से ऊपर अगर स्पीड होती है तो उसे हाइपरसोनिक बोला जाता है। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसमें रिंग लेज़र जायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है नेविगेशन के लिए, और इसको सिलोज में मतलब सिलेंडर्स के अंदर रखा जा सकता है धरती के नीचे दबा के, और ये हमें बहुत ज़्यादा टेक्टिकल एडवांटेज देती है। एक इसकी डिसएडवांटेज शॉर्ट रेंज होने की वजह से ये है कि इसको बॉर्डर के पास ही इंस्टॉल करना पड़ता है। अनलाइक अग्नि, जिसको आप बॉर्डर से बहुत दूर भी इंस्टॉल करेंगे तब भी वो इफेक्टिव रहेगी, पर क्योंकि इसकी रेंज 700 किलोमीटर है तो आपको बॉर्डर के पास ही इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये इसकी डिसएडवांटेज है। इंडियन डिफेंस के कंटेक्स्ट में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। शौर्य मिसाइल फ्लाइज विद अ स्पीड मोर देन 8 मैक। ये इनकरेक्ट है, हमने जस्ट अभी देखा है 7.5 मैक की स्पीड से शौर्य मिसाइल चलती है। शौर्य मिसाइल की जो रेंज है वो मोर देन 1600 किलोमीटर है। जी नहीं, क्योंकि शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ये 700 किलोमीटर्स तक ही इसकी इफेक्टिवनेस है। तो इस वजह से ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है, और ऑप्शन 1 भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये केवल 7.5 मैक की स्पीड से चलती है शौर्य मिसाइल। तो ऑप्शन डी, नाइदर 1 नाइदर 2। तेजस जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया गया है वो क्या है? तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कंप्लीटली इंडिजिनस है, जो भारत ने अपनी कैपेबिलिटीज से बनाया है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तेजस 4th जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज के साथ हमने बनाया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? दोबारा से वही रिपीट हुआ है, तेजस हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है 30 किलोमीटर रेंज के साथ। विक्रांत हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, और अर्जुन बैटल टैंक है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम इनमें से कौन सा है? आप बता सकते हैं। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ब्रह्मोस हमारी क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 290 किलोमीटर्स है। अस्त्र हमारी एयर टू एयर मिसाइल है, इंडिजिनसली बिल्ट फर्स्ट बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, बीवी रैम। फर्स्ट इंडिजिनस फाइटिंग प्लेन ऑफ इंडियन एयर फोर्सेस तेजस। इंडिजिनस पहला यही है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तेजस इज फर्स्ट इंडियन मेड फाइटर प्लेन, दैट इज करेक्ट। एडमिरल गोर्शकोव, एडमिरल गोर्शकोव इनमें से कौन सा है? ये एक नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है, जैसे आईएनएस विक्रांत है, इसी तरीके से एडमिरल गोर्शकोव आईएनएस विक्रमादित्य का नाम है। एडमिरल गोर्शकोव हमने रशिया से लिया था, वहाँ पर इसे एडमिरल गोर्शकोव बोलते थे। जब भारत ने इसको कमीशन किया तो इसको आईएनएस विक्रमादित्य का नाम दिया। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास आईएनएस विक्रांत के नाम से है। 2010 में ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल इंक्लूड किया गया था कोस्ट गार्ड्स में, उसका नाम क्या है? विश्वस्त ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है जो नेवी यूज करती है ऑफशोर पेट्रोलिंग के लिए। पेट्रोलिंग होती है कि आप बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जो आप चक्कर काटते हैं बॉर्डर की सुरक्षा के लिए, उसे पेट्रोलिंग बोलते हैं। तो विश्वस्त एक ऑफशोर पेट्रोलिंग व्हीकल है नेवी के लिए। तो कोस्ट गार्ड को ये व्हीकल दिया गया था, विश्वस्त। आईएनएस अस्त्र, आईएनएस अस्त्रधारिणी न्यूज में किस वजह से था? ये एक टॉर्पिडो लॉन्च एंड रिकवरी व्हीकल है। टॉर्पिडो जैसे लैंड माइंस होती हैं, सरफेस पे धरती पे लैंड माइंस होती हैं,
इसी तरीके से पानी में टॉर्पिडोज होती हैं। तो टॉर्पिडो लॉन्च एंड रिकवरी व्हीकल अस्त्र धारिणी नाम से है, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये फर्स्ट इंडिजिनस टॉर्पिडो लॉन्च एंड रिकवरी व्हीकल है। तो जो फर्स्ट इंडिजिनस होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए तेजस बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए अस्त्र बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए अग्नि बार बार पूछा जा रहा है। तो क्योंकि ये फर्स्ट इंडिजिनस चीज़ें हैं जो डिफेंस के लिए हमने डेवलप की हैं। अस्त्र धारणी पहला टॉर्पिडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है हमारा। जो ब्रह्मोस है, भारत ने किसके साथ मिलके ज्वाइंटली डेवलप किया है? ब्रह्मोस रशिया के साथ मिलकर भारत ने डेवलप किया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक इसलिए क्योंकि ये 5 मैक से कम स्पीड है इसकी, 2.8 से 3 मैक तक इसकी स्पीड है। ये क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल पत्थर की तरह नहीं फेंकी जाती है, ये धरती के साथ साथ जाती है हेलीकॉप्टर की तरह उड़ते हुए। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसके बाकी वेरिएंट्स हैं जिसकी रेंज 290 किलोमीटर से ज़्यादा है। और जो ब्रह्मोस है इसका नाम ब्रह्मपुत्र रिवर और मोस्कोवा रिवर है जो रशिया की, उनके नाम को मिक्स करके बनाया गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल हमने किसके साथ मिलकर डेवलप की है? रशिया के साथ। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? भारत और रशिया के बीच में। जो ब्रह्मोस के जो अपग्रेडेड वर्जन है उनकी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, पर ब्रह्मोस जो उसकी मिनिमम रेंज है वो 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस इज अ मिसाइल। ब्रह्मोस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहली, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ऑफ कोर्स ये सुपरसोनिक है। इट हैज़ बिन बिल्ट इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद रशिया, ये भी करेक्ट है। इसकी फ्लाइट रेंज 400 किलोमीटर है। इसकी फ्लाइट रेंज 290 किलोमीटर्स है, पर जो इसके बाकी वेरिएंट्स हैं उसकी रेंज 290 किलोमीटर से ज़्यादा है, पर फिर भी जो रेंज है उसे मिनिमम रेंज को माना जाता है उस मिसाइल की। तो जो 400 है वो करेक्ट नहीं होना चाहिए, 290 किलोमीटर्स करेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन सी है वो उस वक्त के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग केवल ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसकी फ्लाइट रेंज 400 किलोमीटर नहीं मानी जाती, जो मिनिमम रेंज है मिसाइल की उसी को उसकी फ्लाइट रेंज माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डी करेक्ट नहीं होगा। 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल टेस्ट की गई थी कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उस वक्त के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। पर अगर हम देखें कि ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है, तो जो सबसोनिक मिसाइल बोला जाता है वो स्पीड ऑफ साउंड से जब कम स्पीड से चलते हैं, 1 मैक से कम होता है तो उसे सबसोनिक बोलते हैं। 1 मैक से ज़्यादा स्पीड होती है तो उसे सुपरसोनिक बोलते हैं। और 5 मैक जो साउंड की स्पीड है उससे 5 गुना स्पीड अगर उसकी है तो उसे हाइपरसोनिक बोला जाएगा। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है उसका नाम क्या है? जो लक्ष्य है वो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, और इसको क्योंकि लक्ष्य एक एरियल टारगेट का नाम भी लग सकता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है वो तो लक्ष्य है, और अभ्यास है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, क्योंकि टारगेट से दिमाग में कई बार लक्ष्य याद रहता है। तो लक्ष्य तो एक एयरक्राफ्ट है और अभ्यास एक एरियल टारगेट है। प्रैक्टिस के लिए जो एरियल टारगेट बनाया जाता है, हवा में जो हाई स्पीड टारगेट भेजा जाता है जैसे मिसाइल की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए, तो वो अभ्यास है, और लक्ष्य एक एयरक्राफ्ट है, इसे भूलना नहीं है। नेत्र के बारे में पूछा गया है। नेत्र एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, एक छोटा सा यूएवी है, जिसे ड्रोन टाइप का बोल सकते हैं। ये 1.5 किलो का ड्रोन है जो टेररिज्म और इंसर्जेंसी के टाइम पे हम यूज करते हैं। तो ऑप्शंस क्या हैं? इट इज़ अ डिवाइस विच परमिट्स अ ब्लाइंड मैन टू रीड, ये इनकरेक्ट है। डिवाइस अलाउज आर्मी टू टेक अ राइट रिकनेसेंस, नहीं। इट इज़ एन अनमैन्ड एरियल व्हीकल विच कैन ट्रेवल अप टू 300 मीटर्स ऑफ हाइट, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी है जो 300 मीटर्स तक ऊपर जा सकता है, और इसका स्पेशल यूज किया जाता है टेररिज्म और इंसर्जेंसी में। F-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। ये फाइटर प्लेन है यूएस के द्वारा जो बनाया गया है, रात और दिन दोनों समय पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ल्ड की 8 कंट्रीज इसे यूज़ कर रही हैं, और ये
इट इज बिल्ट बाय HAL विद द हेल्प ऑफ बोइंग कंपनी। F-18 सुपर हॉर्नेट है वो उसे केवल 3 कंट्रीज यूज करती हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कुवैत। तो ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। पर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है उसने बोइंग के साथ मिलके F-18 सुपर हॉर्नेट बनाया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। डे एंड नाइट इसको यूज़ किया जा सकता है और US एरोस्पेस कंपनीज के द्वारा ये बनाया गया है। तो क्योंकि इंडिया इसे यूज़ नहीं कर रही है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में बस एक चीज़ इम्पोर्टेंट थी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बोइंग के साथ मिलकर इसको बनाया था। थर्ड जो न्यूज़ में होता है वो क्या है? थर्ड अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जब जो बैलिस्टिक मिसाइल है जो बताया था कि पत्थर की तरह फेंकी जाती है, पहले वो ऊपर जाती है और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो जब वो ऊपर अपने टर्मिनल स्टेज में होती है तो उस टर्मिनल स्टेज में उसको टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जाता है इस सिस्टम के द्वारा। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस की टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड पे जब टर्मिनल फेज में होती है मिसाइल, उस वक्त उसको टारगेट करके डिफेंड किया जाता है एरिया, उसे थर्ड सिस्टम बोला जाता है। वो अमेरिका की एंटी मिसाइल सिस्टम है। इस थर्ड में कोई जो मिसाइल जाती है उस पर कोई वॉर हेड नहीं लगा होता है, वो बस सीधा जाके मिसाइल से टकराता है और मिसाइल वहाँ पे डैमेज हो जाती है और वो अपने जो टारगेट एरिया है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ये थर्ड सिस्टम अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूज़ में थी। इस ट्रीटी की खास बात क्या है? पहले एक स्टार्ट ट्रीटी थी US और रशिया के बीच में, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं या फिर जो अटैकिंग सिस्टम्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए थे, जिसकी वजह से हमेशा डर रहता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी शुरू हो सकता है। उसको बंद करने के लिए, उसको उसका डर खत्म करने के लिए अमेरिका और रशिया ने स्टार्ट ट्रीटी साइन की थी, जो 2000s में एक्सपायर हो गई थी, जिसकी लाइफ टाइम। उसके बाद एक नई ट्रीटी साइन की गई, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसको रिन्यू करने के लिए, जिसमें रशिया और अमेरिका ने कुछ कमिटमेंट्स थी, जिसमें स्ट्रेटेजिक मिसाइल लॉन्चर्स की जहाँ से मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है, तो बॉर्डर एरियाज में, एक दूसरी कंट्री के बॉर्डर एरियाज में स्ट्रेटेजिक मिसाइल लॉन्चर्स को कम करने की प्रॉमिस किया गया कि 50% कम कर देंगे। और जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो डिप्लॉय किए गए हैं उनको भी कम करने की उसमें प्रॉमिस किया गया कि वो 1550 से ज़्यादा वो नहीं होंगे। तो जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको 50% हाफ कर दिया गया और जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको भी कम करके 1550 कर दिया गया। इसी को न्यू स्टार्ट ट्रीटी बोलते हैं। ये अमेरिका और रशिया के बीच में ये ट्रीटी साइन की गई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इट इज बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जो USA और रशिया के बीच में थी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव रिसेंटली ज्वाइंड हेग कोड ऑफ कंडक्ट, अ ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रिवेंट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। जो NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT है, वो तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए है। और जो हेग कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसका जो हेडक्वार्टर वियना में है, वो उसका एम है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। जैसे हमारी अग्नि मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हेग कोड ऑफ कंडक्ट है। और जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। तो जो हेग कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भारत ने भी ज्वाइन किया है और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स ज़्यादा डिप्लॉय ना हो, गलती से भी उनका यूज़ हुआ तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। रिसेंटली अमेरिका ने डिसाइड किया भारत की मेंबरशिप को सपोर्ट करने के लिए मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और वर्सेनार एग्रीमेंट आते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वर्सेनार अरेंजमेंट के बीच में? जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है वो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने के लिए काम करता है, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए। और जो वासेनार जो अरेंजमेंट है वो हेल्प करता है कि जो कन्वेंशनल और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज हैं
उनका प्रोलिफरेशन ना हो। कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल लड़ाई के जो साधन है, बंदूकें हो गई या फिर बाकी आर्मामेंट्स हो गए जो कन्वेंशनल आर्मामेंट्स हैं, या फिर ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजीज कि जिनका इस्तेमाल आप पीसफुल तरीके से भी कर सकते हैं, पर अगर कोई देश चाहे तो उसको वॉर में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जो ड्यूअल यूज होती हैं। तो कन्वेंशनल और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी को कम करने के लिए तो वासेनार अरेंजमेंट काम करता है, और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को कम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप काम करता है। तो अगर इसके ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप is an informal arrangement which aims to allow exporting countries to minimize the risk of chemical and biological weapons, whereas Wassenaar arrangement is a formal group under the OECD holding identical objectives. वासेनार ग्रुप OECD के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए इसका जो सेकंड पार्ट है इस स्टेटमेंट का, वासेनार अरेंजमेंट इज अ फॉर्मल ग्रुप अंडर OECD, ये करेक्ट नहीं है। पहले वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप मेन तौर पर एशियन, अफ्रीकन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज को से मिलके बना है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, जबकि वासेनार अरेंजमेंट मोस्टली EU और अमेरिकन कॉन्टिनेंट से बना है। ये भी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। इसमें सब कॉन्टिनेंट्स की जो कंट्रीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के लिए, और वासेनार एग्रीमेंट में भी वर्ल्ड के सारे कॉन्टिनेंट से कंट्रीज ने ज्वाइन किया हुआ है। तो ये ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में केवल एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका है, और वासेनार में केवल यूरोपियन यूनियन और अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट्स हैं। ये सच नहीं है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। आपको केवल ये याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है वो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स को कम करने के लिए काम करता है। जो वासेनार ग्रुप है वो कन्वेंशनल और ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी जिनका इस्तेमाल वॉर में और पीसफुल टाइम में दोनों में हो सकता है, उनको कम करने के लिए होता है। ऑपरेशन पवन इनमें से किसमें था? ऑपरेशन पवन जाफना में, श्रीलंका में जो जाफना एरिया है वहाँ पर लिट्टे का कंट्रोल था, LTTE ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल था, जो तमिल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट की गई थी श्रीलंका के द्वारा, तो वो कंट्रोल करती थी जाफना को श्रीलंका में। तो भारत ने जो साइन किया था श्रीलंका के साथ अकॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस IPKF है वो जाफना से LTTE के जो इम्पैक्ट है उसको कम करेगी, और जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है और LTTE है उनके बीच में शांति बहाली का काम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो IPKF ने ऑपरेशन पवन के अंतर्गत जो जाफना है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, श्रीलंका का जो एरिया था LTTE से। तो ऑपरेशन पवन इस ऑपरेशन का नाम है, जाफना का जो श्रीलंका में था। ऑपरेशन शक्ति 98 किसका नाम था? 1998 में 11th और 13th मई को पोखरण जो राजस्थान में है वहाँ पर हमने 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, एक 11th और एक 13th मई को 1998 में। उन जो न्यूक्लियर टेस्ट्स हैं उन टेस्ट का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति 98। तो गिवन टू द न्यूक्लियर टेस्ट carried out at Pokhran in 1998. So option A is correct. फ्रेंडशिप 2016 क्या है? फ्रेंडशिप 2016, क्योंकि ये 2016 का क्वेश्चन है तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, पर क्योंकि ये रशिया और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज थी तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि रशिया यूजुअली माना जाता है पाकिस्तान और भारत में भारत का ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, और चाइना पाकिस्तान का ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है। तो रशिया क्योंकि पाकिस्तान के साथ मिलके फ्रेंडशिप नाम की एक्सरसाइज उसने की थी, तो भारत में ये बड़ी हलचल की बात थी। तो इसलिए जो फ्रेंडशिप एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है रशिया पाकिस्तान की, उसका नाम फ्रेंडशिप 2016 था। इनमें से कौन सी कंट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंड इंडिया एंड USA इन मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज हेल्ड इन 2017? मालाबार जो नेवल एक्सरसाइज की जाती है वो भारत और अमेरिका के बीच में पहले की जाती थी, उसके बाद उसको जापान ने ज्वाइन किया, और जब हम क्वाड जो अरेंजमेंट है, क्वाड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे, तो हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो पहले ये भारत और अमेरिका के बीच में थी, फिर भारत, अमेरिका और जापान के बीच में, और अब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करने की
करने का प्लान है। 2016 में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री कंडक्ट की गई थी भारत और किस देश के बीच में? मैत्री एक बुद्धिज्म में मैत्रेय बुद्धा है, जिसको बोधिसत्वा बोला जाता है बुद्धिज्म में। तो मैत्रेय क्योंकि थाईलैंड में बुद्धिज्म फैला है और भारत बुद्धिज्म के जो रूट्स हैं वो भारत में हैं, तो इस वजह से भारत और थाईलैंड के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम मैत्री रखा गया, क्योंकि एक मैत्रेय बुद्धा या फिर मैत्री हिंदी वर्ड भी है और मैत्री एक बुद्धिज्म में भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो इस वजह से भारत और थाईलैंड के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम मैत्री रखा गया। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थाईलैंड। स्लीनेक्स, स्लीनेक्स क्या है? स्लीनेक्स केवल श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज के नाम को मिलाकर स्लीनेक्स बनाया गया है। SL श्रीलंका, IN इंडिया, EX इज एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंका मिलके करते हैं। तो ये कंप्लीट करता है हमारा डिफेंस रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चंस जैसे जैसे आते जाएंगे हम उसको अपने चैनल पे अपडेट करते जाएंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट हेल्प्स अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।